हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम CDS के PYQs को एनालाइज कर रहे थे, तो उस सीरीज़ में हम कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू पढ़ाना चाहूँगी, बिकॉज इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं आते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो वो क्वेश्चंस डील करना ज़्यादा टफ नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा CDS का क्वेश्चन पेपर है, ये 2023 का जो हुआ था दूसरा पेपर, और लकीली मैंने इसमें रिटन को निकाल लिया है, SSB के प्रोसीजर में है। तब तक हम रिटन के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 90 जो है हमारा इकोनॉमिक्स से है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट वुड लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हो सकता है अभी आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हो तो टफ लगेगा, बट आफ्टर मैं आपको जब धीरे धीरे इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और अदर सेक्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार मैं आपको क्लियर करा दूंगी, फिर ये क्वेश्चंस आप बहुत ही ईजिली डील कर लेंगे। ये देखने में लगते हैं टफ है बट ईजी होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये क्वेश्चन है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रेजरी बिल का परचेज करके, ट्रेजरी बिल सेल करके, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको एक बार याद करना है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है और UPSC से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इवन सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होता है UPSC का, IAS की परीक्षा जिसे बोलते हैं, उसमें भी ये जो नैरो मनी और ब्रॉड मनी का कॉन्सेप्ट है इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो और बाकी के जैसे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ द और डेप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी। तो अगर हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं तो इसके क्या मतलब इफेक्ट होते हैं। ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं इकोनॉमी से कितने सीधे सीधे पूछे हुए हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सबएज्यूम्ड अंडर द गुड्स एंड द सर्विसेज टैक्स। GST जो हमने देखा था 2017 में लगाया गया था, इसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो ये बहुत ही मतलब ये याद करने वाला सिंपल सा पॉइंट है कि यहाँ पे 5 से 6 चीज़ें हैं जिनके ऊपर GST नहीं लगाया गया है। वो अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आप बहुत ईजिली डील कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने 4 क्वेश्चन ही देखे हैं बस, बाकी हमारे इस पेपर में काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं। 8 से 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और हर ईयर ही मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पॉइंट रहेगा बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बैंकिंग सेक्टर से हमारे सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो बैंक जो है हम अपनी डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़ करते हैं, बट उसको उस वे में समझ नहीं पाते हैं। कई सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। तो हम बैंक्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आज हम बहुत ही बेसिक सी बातें करेंगे, जैसे कि RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते होंगे ये हमारा सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है कि हर कंट्री में क्या होता है ना, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम चलता है हमारा मनी का, उसको रेगुलेट करने के लिए एक बैंक होता है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो वही ये बैंक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है। हमारी इंडिया का कौन सा है, RBI की हिस्ट्री जो है आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगी, बट मैं नॉर्मली बता देती हूँ। 1935 के एक्ट के बाद ये बनाया गया था RBI, और स्पेसिफिकली उसमें मेंशन है, वैसे 1934 आपको लिखा मिल जाएगा। और RBI का जो नेशनलाइजेशन हम देखेंगे तो 1949 के बाद ये कम्प्लीटली हमारा सेंट्रल बैंक बन जाता है, और उसके बाद RBI ही हमारा मतलब सारा फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। अब RBI के बारे में हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, भी आपने सुना होगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दे रही हूँ। आप अपनी जो भी GS की बुक रेफ़र कर रहे हैं आप इकोनॉमिक्स के लिए, उससे आप इजीली पढ़ सकते हैं। चाहे आप लीसेंट से पढ़ लीजिए या फिर आपने कोई अदर बुक ले रखी है तो उससे पढ़ लीजिए, ये बहुत ही ईजिली मिल जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं कि मेन हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, बैंकिंग सेक्टर के कुछ की टर्म्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक में हमारा आता है जो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी हमारी 2 पॉलिसी होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी क्या, फिस्कल पॉलिसी। इसके बारे में हम बात करें अगर, तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में हमारा डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी, ये जो है ये हमारे मनी से रिलेटेड है। जैसे कि हमारी मनी का जो रेगुलेशन होता है कि करेंसी प्रिंट करनी है, फॉरेन रिजर्व जो है उसको मेंटेन रखना है, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। कि इन्फ्लेशन को हमें 2 से 6% के बीच में ही मेनटेन रखना है। मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी का सप्लाई ना हो जाए, बहुत कम भी नहीं हो जाए, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को मतलब फ्यूल करेगा।
और कहीं कहीं मतलब ज़्यादा डिफ्लेशन भी करा सकता है। तो इसकी वजह से ये हम बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है, जो ये सारे इशूज़ जो मैंने अभी मेंशन किए इनको डील करता है, मेनली इन्फ्लेशन को डील करना, मनी सप्लाई को डील करना, ये सारी काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी। और जो फिस्कल पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी में आता है हमारा जो गवर्नमेंट बजट बना के लाती है गवर्नमेंट हमारे पार्लियामेंट में, तो वो आती है हमारी फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि जो सारा टैक्सेस से कलेक्शन हुआ है उसका कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, उसका एनालिसिस वगैरह वो सब बजट में आता है। तो हमारी इकोनॉमिक्स में हमें फिस्कल पॉलिसी का पॉइंट बाद में पढ़ेंगे हम। अभी हमारा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी हमारे यहाँ बनाता कौन है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए हमारे यहाँ पहले बैंक बनाती थी, मतलब पहले गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता था बैंक, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई है। और मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है उसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, 3 बंदे RBI के होते हैं और 3 बंदे होते हैं हमारे गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, 3 पर्सन्स। ठीक है, ये हो गए हमारे भाई साहब XYZ जो भी हैं 3 पर्सन। तो इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है और ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम हमारी करती है RBI। ठीक है, RBI का काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। ये हमने आपको बेसिक सी चीज़ें बता दी। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इन टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये कॉन्सेप्ट देखा, ये हमारा बैंक हो गया। ठीक है, अब बैंक क्या है, बैंक में हम सब करते हैं पैसा जमा। ये मान लीजिए ये हैं भाई साहब, इनका नाम हम रख लेते हैं चिंटू जी। तो चिंटू जी के पास जो है इनकी सैलरी मिली। अब इन्होंने सोचा कि अगर मैं सारे पैसे अपने पास रखूं तो मे बी हो सकता है लॉस भी हो जाए और मतलब चुरा ले कोई, या कुछ भी हो सकता है, कोई डिज़ास्टर हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, चलो ऐसा करते हैं बैंक में जाके हम अपने पैसे जमा कर देते हैं। तो ये भाई साहब चिंटू जी आ गए बैंक में और इनकी जो भी सैलरी थी XYZ, आप मान लेते हैं हम 10,000 रुपये इनकी सैलरी थी। तो इन्होंने 10,000 रुपये क्या किए, बैंक में जमा कर दिए। क्यों जमा कर दिए, क्योंकि इसमें से अपने यूज के पैसे निकालने के बाद जितने भी पैसे बचेंगे तो बैंक में जमा रहेगा, तो इस पर क्या मिलेगा, इनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इनको क्या, कुछ ना कुछ तो अर्निंग होगी भाई। अगर हमारे लॉकर में पड़े होंगे पैसे तो उससे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है और रिस्क है वो अलग है। तो अगर हमने बैंक में जमा कर दिया तो एटलीस्ट कुछ तो पैसा मिलेगा, भले ही 1-2 रुपये या 6-7 रुपये मंथली ही मिले। तो इस वजह से इन्होंने बैंक में जमा करी। अब इन्होंने बैंक को जो पैसा दिया है, तो इन्होंने तो पैसे दिए लेकिन बैंक ने ये पैसा चिंटू जी से लिया है। ठीक है, बैंक ने मिस्टर चिंटू से ये पैसा लिया है। तो बैंक के लिए जो 10,000 रुपये है ये क्या बन गई, बैंक के लिए क्या है, ये हो गई बैंक के लिए लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर ये चिंटू जी, मिस्टर चिंटू मान लो इनका पैसा है, अब आप अगर किसी को पैसे देते हो तो आपकी मतलब जिसको देते हो उसके ऊपर एक लायबिलिटी बन जाती है। आप कभी भी मांगने पहुंच जाओगे और उसे देना पड़ेगा क्योंकि आपका पैसा है, आप उसे मांग सकते हैं। तो ऐसे ही मिस्टर चिंटू ने बैंक को दिए हैं तो बैंक को ऊपर ये हो गई लायबिलिटी। अब मिस्टर चिंटू जब भी आएंगे पैसा मांगने तो बैंक को इन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई लायबिलिटी। अब दूसरा क्या है, बैंक के पास इतना पैसा आ गया तो बैंक करेगी क्या, बैंक फंक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ तो प्रॉफिट होता होगा। तो बैंक क्या करती है, इनके पास जितने भी पैसे आते हैं इसमें से कुछ पैसा ये दे देते हैं किसी को लोन में। मान लीजिए इन्होंने मिस्टर पिंटू हैं, ये मिस्टर पिंटू जी हैं, इनको बैंक ने लोन दे दिया। इनको लोन दे दिया तो अब ये क्या है, ये बन गए हैं बैंक के लिए असेट। क्योंकि अब बैंक ने जब इन्हें लोन दिया है तो अब बैंक ने मिस्टर चिंटू से जब पैसा लिया था तो बैंक चिंटू जी को इंटरेस्ट देगा। तो जब ये बैंक इनको इंटरेस्ट दे रहा है तो जब बैंक ने इन्हें लोन दिया है तो बैंक इनसे इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि भाई इन्हें अल्टीमेटली वापस भी तो करना है मिस्टर चिंटू को। तो पिंटू जी से ये वापस लेंगे लोन इंटरेस्ट लगा के। तो इससे क्या होगा कि बैंक की कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। जैसे मान लो अगर इन्हें मिस्टर चिंटू को मंथली 6 रुपये देने हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में, है ना, और इन्होंने मिस्टर पिंटू को रुपए दिए हैं जो भी, पिंटी लिख गया गलती से, पिंटू जी। तो इन्होंने जो रुपए दिए हैं बैंक को, बैंक ने पिंटू जी को, तो ये क्या करेंगे कि इनसे मान लिया कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पे ये 1% दे रहे हैं तो जो लोन देते हैं उसमें कम से कम 4 से 5% रखेंगे। तो इससे इन्हें मिलेंगे अगर 20 रुपये, तो ये चिंटू जी को पकड़ा देंगे 6 से 7 रुपये, और जो बाकी का बचा हुआ 15-16 रुपये होगा, ये क्या हो गया, बैंक का प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट के लिए तो कोई काम करता है भाई, हम भी जॉब करते हैं तो पैसे के लिए ही करते हैं, तो बैंक भी अपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है और यही बैंक का प्रॉफिट होता है, इसीलिए बैंक फंक्शन करती है। तो आपको 2 चीज़ें समझनी है कि चिंटू जी ने जो पैसे जमा किए थे वो थे बैंक की लायबिलिटी, यानी हम सब जो बैंक में जमा करते हैं वो होती है बैंक की लायबिलिटी। और जो हमारे
बैंक जो किसी को लोन एक्सटेंड करते हैं, तो ये एक तरह से बैंक का क्या हो गया, जिस चीज़ से हमारी कमाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एक असेट है। तो ये होते हैं बैंक के असेट। तो ये 2 पॉइंट्स आप इम्पॉर्टेंट आज समझेंगे और इनको रिवाइज करके आइएगा। कल की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज आपको इतना याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है, बैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है और बैंक फंक्शन कैसे करती है, बैंक की लायबिलिटी क्या होती है और हमारे बैंक के असेट क्या होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद करके आना है। कल हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। तब तक फ्रेंड्स हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। जय हिंद।